हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपका साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट, जो कि आपका कल होने वाला है। जुलाई का मासिक जो मूल्यांकन है उसमें आपके प्रतिदिन 2 टेस्ट होंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि आप हिंदी और संस्कृत का जो आपका पेपर था वो आपका आज हो चुका है। कल आपका साइंस और इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का वीडियो मैंने अभी पहले अपलोड कर दिया था, यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप प्लेलिस्ट में उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हिंदी में सारा जो पैसेज दिया हुआ था वो समझाया भी है, तो आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन और साथ में उनके आंसर भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे साइंस के टेस्ट में और देखेंगे हम यहाँ पे आपके टोटल जो मार्क्स है वो 20 ही होंगे और यहाँ पे कुछ 7 या 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेनी है और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न जो होगा वो होगा सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसमें पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वायु एक विलयन है। तो वायु काय का विलयन है, तो इसमें हो जाएगा वायु जो है वो है गैस में गैस का विलयन, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहा जाता है चाल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाल। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको 3 रिक्त स्थान के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। इसको लिखना आपको टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे समसूत्री विभाजन खाली स्थान कोशिकाओं में होता है। तो इसका हो जाएगा उत्तर कायिक कोशिकाओं में होता है। उसके बाद फिर हम तीसरा देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीसरे में क्या पूछा है आपसे कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है त्वरण। तीसरे का उत्तर हो जाएगा त्वरण। ये आपके पूरे खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला है दाब का एसआई मात्रक क्या है। ये यहाँ पे हम देखेंगे 2 अंक के प्रश्न है। तो यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पास्कल। दाब का एसआई मात्रक जो है वो है पास्कल। उसके बाद फिर है दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करना ही माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपके जो कुछ छोटे प्रश्न दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 2 अंक का प्रश्न है। तत्व एवं यौगिक में 2 अंतर लिखना। उसके अथवा में है मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखना है। तो हम देखेंगे कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। ये एक विशेष अंतर है। उसके बाद तत्व को विभाजित करके कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यौगिक को विभाजित करके विभिन्न अलग अलग तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बाद हम मिश्रण और यौगिक में भी अंतर देख लेंगे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित जो पदार्थ होता है वो मिश्रण कहलाता है, लेकिन यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्व के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। मतलब यहाँ पे आपको पदार्थ लिखना और यहाँ पे तत्व लिखना, ये एक विशेष अंतर है। दूसरा, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें घटकों के गुण विद्यमान सदैव
भिन्न होते हैं। इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं, मतलब जो घटक है उनसे यौगिक का जो गुण है वो भिन्न होगा, लेकिन इसमें जो पदार्थ है उससे मिश्रण का जो गुण है वो इसके गुण ही उसमें विद्यमान होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो, ठीक है। समांगी शब्द से ही ऐसा बोध हो रहा है कि सभी जगह समान, तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे नमक का जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, ठीक है। इसमें जो अलग अलग जो अवयव हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, अथवा में गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े, जिसे कॉटन कहा जाता है इंग्लिश में, ऐसे हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सूती कपड़े पानी को अच्छी तरीके से सोख लेते हैं, और साथ में गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, इसलिए सूती कपड़े हमारे शरीर के पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को वातावरण में छोड़ देते हैं, उससे उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो गर्मी के हिसाब से हमें सूती कपड़े हमेशा पहनना चाहिए। उसके बाद देखिए हम देखेंगे समसूत्री विभाजन और एवं अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई 4 अंतर लिखना है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य 4 अंतर लिखना है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों, वो 3 अंक का था, और ये जो प्रश्न है वो आपका 4 अंक की प्रश्न है। समसूत्री और अर्धसूत्री में हम देखेंगे कि यह शरीर को जो समसूत्री विभाजन होता है वो शरीर की सभी दैहिक कोशिकाओं में होता है, और साथ ही साथ ये जो अर्धसूत्री विभाजन है वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा अंतर है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें जो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों से आधी रह जाती है, मतलब जो जनक है उससे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें उसकी संख्या आधी हो जाएगी। यह 5 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, यह 2 उप विभाजनों में पूर्ण होती है, ठीक है। इसमें एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जबकि यह एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनाती है। तो इसमें एक से कितनी बनती हैं, 2, और इसमें जो अर्धसूत्री है उसमें एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो ये 4 अंतर हुए। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर जो है वो, तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो एक कोशिकीय होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो बहुकोशिकीय होती है। हो गया आपका पहला अंतर। उसके बाद दूसरा अंतर क्या है, आप इसको हम कॉलम बना के लिखिए, एक साइड प्रोकैरियोटिक एक साइड यूकैरियोटिक। फिर दूसरा अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक झिल्ली होती है, जबकि यूकैरियोटिक में 2 झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक जो है वो कोशिका एक जीवाणु है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कई कोशिकाओं से मिलकर बना एक जीव है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार और संख्या दोनों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार एवं संख्या दोनों में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा बड़ी होती है। ऐसे करके आप अंतर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो साइंस सब्जेक्ट का पेपर था उसका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपके टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट के वीडियो के साथ, और उसका सॉल्यूशन लेकर जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए। यदि आपने इंग्लिश का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो को चैनल पर जाके देख लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।